आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो अभी तक के हम डिस्कस कर चुके हैं। बोल्टिंग जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हम रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सीमिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब सीम जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्डरिंग। तो हम बेसिकली देखेंगे कि सोल्डर जॉइंट होते क्या हैं, कैसे किए जाते हैं, किसकी मदद से किए जाते हैं और इसमें क्या क्या जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं। तो सोल्डरिंग जो होती है वो होती है मेटल जॉइनिंग की प्रोसेस। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें है मेटल जॉइनिंग की प्रोसेस। तो मेटल जॉइनिंग की एक प्रोसेस में सोल्डरिंग भी आती है। तो सोल्डरिंग किस लिए यूज होती है? दो या फिर दो से अधिक कंपोनेंट्स को हमें यदि एक साथ जोड़ना है तो हम यूज करते हैं सोल्डर। लेकिन क्या होता है कि सोल्डरिंग में अनलाइक वेल्डिंग, हमने जैसे पहले भी वेल्डिंग की बात की थी। तो वेल्डिंग में हम नॉर्मली क्या कर रहे थे कि मेटल को फ्यूज कर रहे थे, मतलब जो बेस मेटल या पेरेंट मेटल जिसको हम कहते हैं उसको फ्यूज कर रहे थे, यानी उसको पिघला रहे थे। लेकिन सोल्डरिंग के केस में हम बेस मेटल को, पेरेंट मेटल को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मतलब उसको बिल्कुल भी हम पिघलाने की कंडीशन तक नहीं लाते हैं। सिर्फ हम पिघलाते जैसे हैं वो होते हैं फिलर मेटल, जिसे हम सोल्डर भी कहते हैं। तो फिलर मेटल को हम यहाँ बस पिघला रहे हैं, क्योंकि जो हम सोल्डर यूज करते हैं वो बहुत कम तापमान के होते हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, और ये जो है जोड़ बनाने में हमारी सहायता करते हैं। अब हम सोल्डरिंग देख लेते हैं कि कितने प्रकार की सोल्डरिंग होती है। तो सोल्डरिंग को मेनली जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है सॉफ्ट सोल्डरिंग और दूसरी होती है हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है। तो बेसिकली सोल्डरिंग को दो हिस्सों में बांटा। सोल्डरिंग क्या थी? सोल्डरिंग है हमारी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। बस इसमें जो हमारा पिघलने वाली चीज है वो है सिर्फ सोल्डर, या जिसको हम कहते हैं फिलर मेटल। इसमें बेस मेटल या पेरेंट मेटल बिल्कुल नहीं पिघलता है। तो सोल्डरिंग को हम बेसिकली दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक है हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक का नाम हमने दे दिया है सॉफ्ट सोल्डरिंग, और दूसरी होती है हार्ड सोल्डरिंग। तो हार्ड सोल्डरिंग को भी हम नेक्स्ट दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से पहली हो जाती है सिल्वर सोल्डरिंग और दूसरी होती है ब्रेजिंग। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या होती है सॉफ्ट सोल्डरिंग, क्या होती है हार्ड सोल्डरिंग। तो देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल यूजिंग टीन एंड लेड। ठीक है, यहाँ पे हम जो फिलर मेटल यूज कर रहे हैं वो अलॉय होगा, मतलब कि इन दो जो धातु है टीन और लेड, ठीक है, इनकी मिश्र धातु होगी। फिलर अलॉय मेटल के रूप में जो हम यूज करेंगे वो होगी टीन और लेड की मिश्र धातु। और इसका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हमेशा 427 या 450, कुछ बुक्स में 450 मिल जाएगा आपको, कुछ बुक्स में 427 मिलेगा। तो हमेशा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इस सोल्डर का, जो हमारा मिश्रण बना है टीन और लेड, ठीक है, इसी को मिला के हम कह रहे हैं सोल्डर, यानी कि फिलर धातु। और ये जो फिलर धातु है इसका पिघलने का जो तापमान होगा हमेशा 427 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो ये जो कहलाएगा वो हो जाएगा सॉफ्ट सोल्डर, है ना। सॉफ्ट यानी कि होता है नरम, तो यानी कि यदि आपको बहुत पतली या कुछ डेलिकेट आइटम में यदि आपको सोल्डरिंग करनी है तो उस प्रकार की सोल्डरिंग के लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट सोल्डरिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्ड सोल्डरिंग। तो हार्ड सोल्डरिंग के लिए भी मैंने बात की कि इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है ब्रेजिंग और दूसरा होता है सिल्वर ब्रेजिंग या सिल्वर सोल्डरिंग। ठीक है। तो ब्रेजिंग क्या होता है? तो ब्रेजिंग में जो हम फिलर मेटल यूज करते हैं वो अलॉय होता है कॉपर जिंक का। ठीक है, मेनली अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। इसमें कई बार टिन भी मिलाते हैं या फिर कुछ मात्रा में सिल्वर भी मिलाया जा सकता है।
कुछ मात्रा में इसमें सिल्वर भी मिलाया जा सकता है। लेकिन इसका जो फिलर मटेरियल है उसका जो तापमान होगा, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हमेशा 427 डिग्री से अधिक होगा और 850 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, तो हार्ड सोल्डरिंग में हम पढ़ रहे हैं ब्रेजिंग के बारे में। तो ब्रेजिंग में जो हम फिलर मेटल है वो यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर रहे हैं, तो वो है कॉपर, जिंक और टिन का अलॉय। मेनली होता है कॉपर और जिंक का अलॉय। कई बार इसमें टिन मिला सकते हैं, कई बार हम इसमें जो है वो मिलाते हैं सिल्वर। ठीक है, वो उसका कंडीशन के हिसाब से और हमारी प्रोसेस के हिसाब से यूज होता है। अब हम सिल्वर ब्रेजिंग की बात करते हैं, तो सिल्वर ब्रेजिंग और जो हमारी नॉर्मल ब्रेजिंग होती है वो बिल्कुल लगभग सेम होती है। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रेजिंग में टेम्परेचर सेम होगा, इसका भी टेम्परेचर अब वो 427 होगा और 850 से ही कम पे ही इसका जो है बेस मेटल को गर्म किया जाएगा। यानी कि इसमें जो फिलर मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका तापमान इसी दो रेंज के बीच में होगा, 427 से अधिक और 850 से कम। ठीक है, अब इसमें जो हम अलॉय यूज कर रहे हैं, मतलब फिलर मेटल यूज कर रहे हैं, वो सिल्वर कॉपर अलॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने अलॉय यूज किया था वो कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ था। ठीक है, कॉपर इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रेजिंग के केस में जिंक मिला होता है, लेकिन सिल्वर ब्रेजिंग के केस में हमारे साथ में कॉपर के साथ में सिल्वर मिला होता है। बस ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम सोल्डरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो सोल्डरिंग प्रोसेस जो होती है वो रिलाइज करती है हमारी कैपिलरी एक्शन पे। ठीक है, मतलब कि कैपिलरी एक्शन के कारण हमारी सोल्डरिंग की प्रोसेस होती है। अब हम ये देख लें कि सोल्डरिंग प्रोसेस कैपिलरी एक्शन एक्चुअली में होता क्या है। हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा कि कैपिलरी एक्शन होता क्या है। तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों ही प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा बेस मेटल बिल्कुल भी गर्म नहीं किया, मतलब हम बेस मेटल को पिघला नहीं रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ पिघला किसको रहे हैं, हमारे सोल्डर को पिघला रहे हैं। और ये जो सोल्डर होता है ये पिघलने के बाद में अपने हमारे बेस मेटल पे फैल जाता है और उसके बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण वो जोड़ों तक के अंदर तक के चला जाता है जहाँ पे हमें जोड़ बनाना है। और फिर उसके बाद में ये जब हार्ड हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा जोड़ मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बेस मेटल है। बेस मेटल को हमने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि हम सोल्डरिंग ऐसे आइटम्स में करते हैं जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी की आईसीस पे करनी हो या रेडियो, या फिर हमें रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे पार्ट में सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करने की आवश्यकता होती है। तो वहां पे हम मेटल जो पेरेंट मेटल है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम सिर्फ चाहते हैं कि मेटल पार्ट जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, तो इसमें हम फिलर मेटल को पिघलाते हैं और ये फिलर मेटल जो है कैपिलरी रिएक्शन के कारण जहां जहां हमें जोड़ चाहिए होता है वहां तक के पिघली अवस्था में पहुंच जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो है बहुत अच्छे से जोड़ बना लेती है। तो यही जो पूरी की पूरा एक्शन होता है इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और हमेशा एक चीज और यहाँ पे याद रखने की बात होती है कि हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो है वो बिल्कुल ऐसी सरफेस पे करते हैं जो कि बहुत पास पास में रखी हो, एडजेसेंट हो, मतलब कि वहां पे कोई भी गैप ना हो। ठीक है, मतलब हमें जब भी सोल्डरिंग करनी हो तो हमें ऐसे याद रखना है हमें कि जो वो दोनों मेटल है जिसके ऊपर हमें सोल्डरिंग करनी है वहां पे हम उन प्लेट्स को या उन जिस पे भी हम जैसे कि हम पाइप पे यदि कर रहे हैं या फिर हम आईसी पे कर रहे हैं, जिस पे भी हम सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमें गैप बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें दोनों प्लेट्स को बिल्कुल पास पास में रखना है ताकि कैपिलरी जो एक्शन है वो आसानी से हो सके। अब देखिए हमें ये सोल्डरिंग प्रोसेस करनी है। हम बेसिकली अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं सोल्डरिंग की। ब्रेजिंग कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा क्योंकि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है
कि वहाँ पे हम 427 डिग्री से कम वाला फिलर मेटल यूज कर रहे हैं और ब्रेजिंग में हम 420 से 850 के बीच का फिलर मेटल यूज करते हैं। तो देखिए अब हमको सोल्डरिंग करना है, तो सोल्डरिंग के लिए करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो वो जो इक्विपमेंट होगा वो क्या होगा, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन हम किस लिए उपयोग में लाते हैं? सोल्डरिंग आयरन को हम उपयोग में लाते हैं सोल्डर को पिघलाने के लिए। ठीक है, सोल्डर यानी कि फिलर मेटल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि सोल्डर को ही हम फिलर मेटल कहते हैं। तो फिलर मेटल को पिघलाने के लिए और कुछ मात्रा में हमें हीट करना है यदि बेस मेटल को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, अब जो सोल्डरिंग आयरन की जो बीट होती है यानी कि टिप होती है, वो नॉर्मली जो होती है वो बनाई जाती है या तो कॉपर की, यानी कि या तो तांबे की बनाई जाती है या फिर तांबे के अलॉयस की बनाई जाती है। इसलिए कई बार सोल्डरिंग आयरन ना कह के हम लोग जो है इन्हें कॉपर बीट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर बीट्स कहने का रीजन समझ में आ गया कि हम यहाँ पे जो है सोल्डरिंग आयरन की बीट बनाने के लिए कॉपर या फिर कॉपर अलॉय का ही उपयोग करते हैं। अब हम कॉपर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए सबसे पहला रीजन तो यही है कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि ये ऊष्मा को बहुत अच्छे तरीके से अपने में संचारित कर सकता है। साथ में ही ये जो है, आप देखिए हम इसमें अलॉयस यूज कर रहे हैं, लेड टिन के अलॉयस यूज कर रहे हैं सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो टिन को पकड़ने की जो क्षमता होती है वो कॉपर में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं। साथ में ही इसकी सर्विसेबल कंडीशन बहुत मतलब इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है, बाकी धातुओं को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है। साथ में ही जो है कॉपर जो होता है उसे बहुत इजीली फोर्ज किया जा सकता है, मतलब कि उसे किसी भी सांचे में आसानी से ढाला जा सकता है। बाकी जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो फोर्जिंग करने में टफ होते हैं, मतलब कठिन होते हैं, लेकिन कॉपर के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे बहुत इजीली किसी भी सांचे में डाल के, मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सांचे में डाल के ढाल सकते हैं। इन्हीं कुछ कारणों के कारण हम जो है कॉपर को की टिप यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन में। और आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोल्डर आयरन की जो टिप होती है वो किससे मिलके बनी होती है, तो वो बनी होती है या तो कॉपर से या फिर कॉपर अलॉय से। तो कॉपर अलॉय मतलब कि आपके हो सकती है ब्रॉन्ज और या फिर ब्रास। ठीक है, अब देख लेते हैं सोल्डरिंग आयरन में बेसिकली कौन कौन से जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन भी लाइक हमने अभी जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, बोल्ट नट के बारे में पढ़ा था, तो वो भी नॉर्मली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। वैसे हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो भी बेसिकली 3 ही हिस्सों में मिलके बना होता है। जो होता है ये सबसे पहला है हेड। ठीक है, इसी को हम कॉपर बीट भी कह रहे हैं। दूसरा वाला जो हिस्सा है जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं सैंक। और तीसरा वाला हिस्सा है जो है कहला रहा है हैंडल। ये वाला जो हम जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लेके रखा है ये हैचेट टाइप का हमारा सोल्डरिंग आयरन है। तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के सोल्डरिंग आयरन हम देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का हमने सोल्डरिंग आयरन भी लेके रखा है, तो उसमें आपको यहाँ पे और भी टाइप के चीजें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये है सोल्डरिंग आयरन की टिप वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाली जो टिप होती है ये रिप्लेसेबल होती है, मतलब कि इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हम टिप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला जो नट्स होते हैं इससे ये रिप्लेस के करने के काम आता है। ठीक है, अब ये वाला जो यहाँ पे होल्स बने हुए होते हैं ये हीट एमिशन के होल होते हैं, मतलब कि आपको आपके सोल्डरिंग आयरन को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, तो वो हीट एमिट करने का काम करने के लिए यहाँ पे कुछ होल्स बनाए होते हैं। साथ में यदि आपकी लाइट्स ऑन है या ऑफ है, यानी कि आपका सोल्डरिंग आयरन चालू है बंद है, ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो
हैंडल होता है वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि यदि आप इस हैंडल को पकड़ के सोल्डरिंग कर रहे हो तो आपको हाथ में गर्म नहीं लगने वाला है। मतलब कि ये हाई हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मेटल के बने हुए होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं, जो नॉर्मली या तो पीवीसी हो सकता है या फिर और ऐसे कोई रेजिस्टेंस मेटल हो सकते हैं जो कि हमें हीट का ट्रांसफर ना करें। और फिर उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल लगी होती है। ये नॉर्मली हमारे 3 पार्ट्स होते हैं सोल्डरिंग आयरन के। बेसिकली आपको याद रखनी है कि इन 3 पार्ट्स के बारे में। पहला हो गया हेड, ठीक है, जिसको हम कॉपर बीट बीट कह रहे हैं। दूसरा हो गया सैक और तीसरा हमारा वुडन हैंडल। अब हम देख लेते हैं कॉपर बीट्स कितने प्रकार की होती है, या सोल्डरिंग आयरन जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन एक हमने देखिए एक हो गया पॉइंटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट, दूसरे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बीट, उसके बाद में स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बीट, हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बीट, एडजस्टेबल कॉपर बीट, हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट, और उसके बाद में गैस हीटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट। तो कौन सी जो सोल्डरिंग कॉपर बीट है वो कैसी दिखती है, उसका कहाँ उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पॉइंटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट। इसको जो है हम देखिए, ये जो है स्क्वायर साइज में बनी हुई होती है एक्चुअली में। ये मतलब कि 4 साइड से एक साइज बनाती है। इसको पिरामिड साइज की भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके साइज के कारण इसे पिरामिड साइज की भी कॉपर बीट कहा जाता है। और ये पॉइंटेड है तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमें छोटे छोटी पार्ट्स की सोल्डरिंग करनी हो वहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो है पॉइंटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट, ठीक है। साथ में इसको टैकिंग और सोल्डरिंग के कामों के लिए भी यूज किया जाता है। टैकिंग मतलब कि हमको वेल्डिंग करने से पहले पार्ट्स को बिल्कुल सही अलाइनमेंट में रखने के लिए हम छोटे छोटे वेल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है। या फिर सोल्डरिंग के पहले भी पार्ट्स को सेम पोजीशन में रखने के लिए हम टैकिंग कर सकते हैं। तो टैकिंग और सोल्डरिंग दोनों ही पर्पस में हम इस सोल्डरिंग कॉपर बीट का यूज करते हैं। अब देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बीट है। मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जहाँ पे देखिए इस टाइप की जो जैसे पहले मैंने बात की थी पॉइंटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है। इसको हम गर्म करते हैं कि मतलब कि बाहरी ऊष्मा के द्वारा गर्म करते हैं। तो ये ऊष्मा या तो फिर मतलब और बहुत सारे तरीके की हो सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। या यदि हम हमारे पास में करंट अवेलेबल है और हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बीट। और नॉर्मली आजकल सोल्डरिंग जितनी ही टाइप की होती है उसमें से अधिकतर जो सोल्डरिंग होती है वो इन्हीं सोल्डरिंग बीट से होती है। अब ये जो सोल्डरिंग आयरन्स होते हैं वो अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि आपको 60 वोल्ट का मिल जाएगा, 60 वोल्ट का मिल जाएगा, और फिर अलग अलग जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप हाई मतलब हाई थिकनेस वाले जॉब्स में वेल्डिंग सोल्डरिंग करना चाहते हैं, या फिर आप और बहुत टाइम तक के सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग सोल्डरिंग कॉपर आयरन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो ये टिप्स होती है ये इंटरचेंजेबल होती है, जैसे कि हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये कुछ टाइप की टिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये तो इसकी जो बनावट होती है वो काफी छोटी होती है, और इसीलिए इस कारण इनको क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं, जैसे कि आपको टॉर्च के वायर्स जोड़ने हो या फिर रेडियो की असेंबली करनी हो, तो इस प्रकार के छोटे छोटे और बहुत डेलिकेट वर्क में हम जो है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग करते हैं, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैस हीटेड कॉपर बीट। अब जहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता ना हो और हम चाहते हैं कि हमें सोल्डरिंग करनी है, तो उस कंडीशन के लिए भी कुछ टाइप के सोल्डरिंग आयरन उपलब्ध होते हैं। तो उनमें से एक प्रकार का सोल्डरिंग आयरन होता है गैस हीटेड सोल्डरिंग कॉपर बीट। ठीक है, तो इस प्रकार की सोल्डरिंग बीट जो होती है, तो देखिए इसमें ये तो पॉइंट है, पॉइंटेड एरिया है, मतलब कि इससे आपको सोल्डरिंग करनी है, टिप वाला एरिया है। यहाँ ये वाला जो हेड वाला एरिया होता है, इसमें जो गैस होती है, मतलब जिससे आपको हीटिंग करनी है, वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में भरी होती है, प्रेशर के साथ में भरी होती है। और ये जो गैस होती है वो नॉर्मली एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो है हम इस वाली टिप को गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं, और फिर उसके बाद में हम सोल्डरिंग आराम से कर सकते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन में आप या एलपीजी का यूज कर रहे हैं, या फिर आप ब्यूटेन गैस का यूज कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी आप गैसेस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हम सोल्डरिंग कॉपर बीट की बात कर रहे हैं, वो है स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बीट। ठीक है, इसमें जो ये जो टिप होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। तो ये जो इस टाइप के जो सोल्डरिंग कॉपर बीट होती है, उसको हम जो गोल जॉब होते हैं उसके नीचे के अंदर का जो एरिया होता है, ठीक है, यदि कोई भी गोल टाइप के जॉब में हम या फिर पाइप्स में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, सिलेंडर में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके इनसाइड पार्ट में यदि हमको वेल्डिंग करना है, तो हर प्रकार का सोल्डरिंग आयरन ऐसा उसमें फिट नहीं हो सकता है। तो इनसाइड बॉटम की यदि वेल्डिंग हम सोल्डरिंग हमको करनी है, तो हम स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग करते हैं। अब ये है हमारा हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बीट। ठीक है, हैचेट टाइप का इसमें आपको देखने मिल रहा होगा कि ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है, यानी कि टिप वाला पार्ट है, ये कॉपर का बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सोल्डरिंग कॉपर बीट होते हैं, वो सभी जो फ्लैट पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यदि आपको कोई जॉब में सोल्डरिंग करनी हो और थोड़े बड़े एरिया में, देखिए क्योंकि इसकी जो सोल्डरिंग आयरन की ये वाली जो टिप है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो ये जो है वो थोड़े ज्यादा पार्ट में एक साथ सोल्डरिंग कर सकती है। तो यदि आपको ऐसा किसी जॉब में सोल्डरिंग करनी है जहाँ पे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, तो उस वाले स्थान पे आप हैचेट टाइप की सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ग्रूव्ड जॉइंट जो होते हैं, ग्रूव बने हुए जो जॉइंट होते हैं, जैसे हम कल सीम जॉइंट की बात कर रहे थे, तो उस टाइप के जॉब्स में सोल्डरिंग करने के लिए हम हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बीट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ ये वाले जो हमारे कॉपर बीट थे हैचेट टाइप के, इसमें हम फ्लाइट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो इजीली कवर कर पा रहे थे, लेकिन यदि हमको वर्टिकल पोजीशन या फिर ओवरहेड पोजीशन में सोल्डरिंग करनी हुई, ठीक है, वर्टिकल यानी कि बिल्कुल खड़ी पोजीशन में, और ओवरहेड यानी सर के ऊपर किसी पार्ट में हमको सोल्डरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस प्रकार के जगहों में वेल्डिंग करने के लिए हम जो सोल्डरिंग बीट यूज करते हैं वो होती है एडजस्टेबल सोल्डरिंग कॉपर बीट। यानी कि ये जो ये वाला जो टिप वाला हिस्सा है वो आराम से मूवेबल होता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिस स्थान पे हमको वेल्डिंग करनी हो उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करके नट्स का यूज करके, बोल्ट्स का यूज करके हम उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि वो हमें आसानी से वेल्डिंग करने के काम आ जाए। ठीक है, और इसकी खासियत तो मैंने पहले ही बताया कि ये एनी पोजीशन में सोल्डरिंग करने के काम आती है। अब नेक्स्ट एक जो है लास्ट टाइप का सोल्डरिंग का कॉपर बीट है, वो है हैंडी कॉपर बीट। ये भी बिल्कुल हैचेट टाइप का जो हमने सोल्डरिंग कॉपर बीट अभी पढ़ा, बिल्कुल सेम वही होता है, बस इसका सरफेस एरिया जो होता है वो हैचेट टाइप के जो हमारे सोल्डरिंग कॉपर बीट है उससे थोड़ा सा और ज्यादा होता है। ठीक है, और यदि हमें हेवी गेजेस के मेटल पे सोल्डरिंग करनी है, हेवी गेजेस मतलब कि थोड़े मोटे प्लेट्स पे हमको सोल्डरिंग करने की जरूरत पड़ गई हो, तो हम हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग करते हैं। अब देखिए हम कॉपर टिप्स की बात कर लेते हैं कि हमें कितने प्रकार की कॉपर टिप्स देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हमें इलेक्ट्रिकल
जो हम कॉपर बीट यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी हमें टिप्स चेंज करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम देख लें कि हमारे पास में कितने सारे टिप्स के ऑप्शन होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला ये जो वेल्डिंग टिप का प्रकार है, इसको हम कहते हैं बी सीरीज टिप्स, या फिर इसे हम कहते हैं राउंड शेप्ड टिप्स। ठीक है, गोलाकार होते हैं ये। देखिए, नॉर्मली हम जितने लोग सोल्डरिंग कॉपर यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, तो वो उसमें अधिकतर जो है वो राउंड शेप्ड सोल्डरिंग कॉपर बीट ही यूज होती है, टिप यूज होती है। अब नेक्स्ट वाला प्रकार का देख लेते हैं हम, सी सीरीज, या फिर इसको स्लाइटली कर्व्ड टिप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है, ये वाली जो देखिए इसमें हल्का सा कर्व बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो कॉपर बीड्स होती है, टिप्स यूज होती है, इसका उपयोग जो है हम ड्रैग सोल्डरिंग में करते हैं। ड्रैग यानी कि होता है खींचना, यानी कि जैसे कि आपने एक बार शोल्डर आपने अपने टिप में अप्लाई कर लिया है, और उसी का जो हम उपयोग है वो बहुत सारे कंपोनेंट में कर रहे हैं। एक ही बार लेके हम बहुत सारे कंपोनेंट में उसको यूज कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सोल्डरिंग होती है उसको ड्रैग सोल्डरिंग कहते हैं। तो जो ड्रैग सोल्डरिंग प्रोसेस होती है वो सी सीरीज से पॉसिबल होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली टिप की बात कर लेते हैं। डी सीरीज टिप्स जो कि चीजल एंड वाली होती है। जैसे चीजल हमारी बनी होती है, मतलब कि छैनी जो हमारी बनी होती है उसके प्रकार की होती है, और इसका उपयोग भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बी टाइप की हम यूज करते हैं जनरल पर्पस में, वहां पर करते हैं। लेकिन देखिए, जनरल पर्पस में हमने जो बी प्रकार की टिप्स का यूज किए थे उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। देखिए, इतना कुछ होगा, या इससे थोड़ा बड़ा वाली टिप्स भी हमको मिल सकती है। लेकिन यदि हमको थोड़े जनरल पर्पस में हमको यदि थोड़े ज्यादा सरफेस एरिया में काम करना हो तो हम यूज करते हैं डी सीरीज की टिप्स का, या फिर ट्रिजल टिप्स का। अब एक है आई सीरीज टिप्स। तो आई सीरीज में आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो टिप होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है, मतलब बिल्कुल नोकदार होती है। तो ऐसे काम जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा टिप मतलब पॉइंटेड वर्क करना हो, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम करना हो, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में काम करने हो, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इस टाइप के पार्ट्स की सोल्डरिंग करने की जरूरत पड़ रही हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं आई सीरीज की टिप्स का। इसे नीडल पॉइंट टिप्स भी कहते हैं। अब देखिए, लास्ट जो है हमारी के सीरीज टिप के सीरीज का फुल फॉर्म ही होता है नाइफ प्रकार के नाइफ टिप्स। ठीक है, और इस वाली जो हमारी सोल्डरिंग टिप होती है उसका उपयोग हम सोल्डरिंग, साथ में ड्रैग सोल्डरिंग, और फिर बहुत बड़े बड़े सोल्डरिंग ब्रिजेस के मतलब सोल्डरिंग के बहुत सारे जो बड़े सरफेस एरिया वाले जो काम होंगे, मतलब कि जहाँ पे हमको बड़े सरफेस एरिया में काम करना है, वहां पे हम यूज करते हैं के सीरीज टिप्स का। अब देखिए, जैसे हमने सोल्डरिंग पढ़ ली है, उसके बाद में हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म देखने को मिलती है। सोल्डरिंग आयरन हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो टीनिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है सोल्डरिंग के केस में कि टीनिंग होती क्या है एक्चुअली। देखिए, जब हम सोल्डर आयरन यूज करते हैं तो कई बार सोल्डर आयरन यूज करते करते वो उसके ऊपर सोल्डर चिपकना बंद कर देता है, या फिर जब हम नया सोल्डर लेके आते हैं, नया सोल्डर आयरन लेके आते हैं, तब भी हमें सोल्डरिंग जो है सोल्डर के ऊपर, आयरन सोल्डर के ऊपर टीनिंग करने की जरूरत होती है। तो ये एक्चुअली टीनिंग होती क्या है। तो देखिए, जो ये हमारा सोल्डर आयरन होता है उसके ऊपर हम हमारे सोल्डर की एक पतली लेयर चढ़ाते हैं, उस वाली प्रोसेस को कहते हैं हम टीनिंग। तो इस पतली लेयर को चढ़ाने से पहले भी इसकी एक्चुअली प्रोसेस ये होती है कि हम इस सोल्डरिंग जो कॉपर बीट हमारी जो बीट है, सॉरी टिप है,
ठीक है। सोल्डर आयरन की ये जो टिप है, इसके ऊपर हम इसको पहले हम अच्छे से साफ करते हैं, इसके ऊपर फिर उसके बाद में हम अप्लाई करते हैं बिल्कुल पतली लेयर में फ्लक्स, और फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर सोल्डर, ये जो हमारा सोल्डर है उसकी एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से चमकदार जो है सरफेस देखने को मिलती है। तो यही जो चमकदार सरफेस हमको टिप में देखने को मिल रही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टीनिंग। ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि ये टीनिंग की हमको एक्चुअली में जरूरत ही क्या पड़ रही है। तो देखिए, कई बार हमारी टिप्स में शोल्डर के ना चिपकने का रीजन ये होता है कि जैसे ही हमारी कॉपर बीट जो होती है वो गर्म होगी तो वो ऑक्साइड बनाना शुरू करेगी। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम मेटल को गर्म करते हैं, किसी भी मेटल को, ठीक है, किसी भी धातु को जब हम गर्म करते हैं तो वो वातावरण के हानिकारक तत्वों के प्रभाव में रस्टिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, या फिर उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है। ठीक है। उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो उसके कारण हमारी मेटल खराब होने लगती है। ठीक है। तो यदि सोल्डरिंग आयरन के ऊपर भी हमारी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी तो उसके ऊपर सोल्डर चिपकना बंद कर देता है। ठीक है। तो इसी कंडीशन को रोकने के लिए जो है हमें टीनिंग करने की आवश्यकता होती है सोल्डरिंग आयरन की। ठीक है। तो टीनिंग क्या होगी? टीनिंग हो गई हमारी सोल्डरिंग आयरन के ऊपर सोल्डर की एक पतली लेयर जो हम चढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं टीनिंग। ठीक है। अब देखिए, सोल्डर, जैसे कि हमने सोल्डरिंग के लिए बात की कि हमें एक सोल्डरिंग के लिए मशीन की जरूरत थी, तो वो हो गई हमारी सोल्डरिंग आयरन। अब हमें फिलर मेटल, मतलब कि हमें जब जोड़ भरना होगा किसी भी मेटल का, तो उसके लिए हमें फिलर मेटल की जरूरत होगी। भरने के लिए जो है कुछ धातु की आवश्यकता होगी। तो ये जो धातु होती है वो कहलाता है सोल्डर। तो सोल्डर क्या होते हैं? बॉन्डिंग फिलर मेटल होते हैं। ये जोड़ने लायक जो होते हैं फिलर मेटल होते हैं, और ये सोल्डरिंग प्रोसेस में उपयोग होते हैं। ये जो सोल्डर होते हैं वो या तो कोई भी प्योर मेटल हो सकता है या फिर उनके अलॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जो ये आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखने मिल रहा है, ये वायर के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि सोल्डर सिर्फ वायर के फॉर्म में मिले, ये वायर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टिक के फॉर्म में हो सकते हैं, इंगोट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, रॉड के, थ्रेड के, या फिर पाउडर या पेस्ट, किसी भी फॉर्म के में हो सकते हैं सोल्डर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोल्डर। तो जैसे कि हमने सोल्डरिंग की बात की थी, सोल्डरिंग 2 प्रकार की होती थी, वैसे ही सोल्डर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा सॉफ्ट सोल्डर, दूसरा होगा हार्ड सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर जिसमें यूज होता है टिन और लेड। ठीक है। याद रखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का अलॉय होता है, और हार्ड सोल्डर जो होते हैं वो यूज करते हैं स्पेल्टर को। ठीक है। जो कि कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ठीक है। ये भी बहुत सा बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो होती है वो टिन और लेड की मिश्र धातु होती है, और हार्ड सोल्डर जो होती है वहां पे फिलर मेटल के रूप में हमको यूज करना लगते हैं हम स्पेल्टर, और जो कि कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो 450 डिग्री से नीचे पे ही पिघल जाता है, लेकिन जो हार्ड शोल्डर होता है वो अबोव 450 डिग्री पिघलता है, और बिलो 850 डिग्री पिघलेगा। ठीक है। जैसे कि हम हार्ड सोल्डरिंग की बात कर चुके हैं पहले। अब सोल्डर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं, और क्या क्या कौन कौन से प्रकार के हमको सोल्डर देखने मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, कॉमनली जो है सोल्डर कुछ इस प्रकार के हैं। तो कॉमन जो सोल्डर होता है उसमें टिन और लेड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 50-50 होता है। ठीक है। इसे कहते हैं हम कॉमन सोल्डर। और ये कॉमन सोल्डर जो होता है वो जनरल सीट मेटल एप्लीकेशंस में उपयोग किया जाता है। फिर फाइन सोल्डर जो होता है, फाइन सोल्डर के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइन सोल्डर ये जो दोनों ही टाइप के रेशियो है, जिसमें टीन का प्रतिशत है 60% टीन और 40% लेड, या फिर 70% टीन
और 30% जो है वो है लेड। तो ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट है 40 40 70 30, ठीक है, ये दोनों ही फाइन सोल्डर में आता है। और ये क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आप सोल्डरिंग करेंगे वैसे ही ये फिलर मेटल बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो इसके कारण जो होता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए जो वाटर इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं वहां पे हम फाइन सोल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। जनरल सीट मेटल वर्क में हम कॉमन सोल्डर का यूज करते हैं, फाइन सोल्डर का यूज हम करते हैं वाटर इलेक्ट्रिकल वर्क्स में। फिर एक नेक्स्ट होता है कोर्स सोल्डर। तो कोर्स सोल्डर में जो होता है टीन का जो प्रतिशत होगा वो 40% टीन होगा, 60% जो होगा वो लेड होगा। और देखिए यहाँ पे टीन और लेड मतलब कि 40 60 के उसमें है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट्स पे यदि हमको सोल्डरिंग करने की आवश्यकता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट मतलब कि आयरन की शीट के ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है, जेड की मतलब कि जिंक की। यदि आयरन शीट्स पे जिंक की परत चढ़ी हुई है और हमें सोल्डर करना हो, सोल्डरिंग करनी हो, तो वहां पे हमें सोल्डर जो यूज करना है वो करना है कोर्स सोल्डर, जिसका कंस्टिट्यूएंट है 40% टीन और 60% लेड, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर की। एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर में जो टीन का प्रतिशत है वो 66% होता है और लेड जो होता है वो 34% होता है। तो यदि हमको ब्रास कॉपर या फिर ज्वेलरीज में हमें सोल्डरिंग करनी हो, वहां पे हम एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का उपयोग करते हैं। तो एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर जैसे ज्वेलरी हो गई, तो वो इतनी डेलिकेट होती है, तो आप नहीं चाहोगे कि पेरेंट मेटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़े, तो वहां पे हम जो है वो यूज करते हैं एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर। 60 34 66 34 का रेशियो होता है। फिर एक होता है यूटेक्टिक अलॉय। यूटेक्टिक अलॉय के जो यूज है वो 63 37 है, ठीक है। और इसका उपयोग भी फाइन सोल्डर के जैसे ही किया जाता है। फाइन सोल्डर मतलब कि इलेक्ट्रिकल वर्क में जो है यूटेक्टिक अलॉय का भी बहुत मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अब देखिए हमारा हो गया सोल्डरिंग आयरन, हो गया सोल्डरिंग सोल्डर हो गया, अब हमको सोल्डरिंग फ्लक्स की भी जरूरत होती है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स की जरूरत क्यों है? तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप वातावरण में किसी भी मेटल को रखोगे तो वातावरण के प्रभाव के कारण वो खराब होना शुरू होता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो सकती है, उसका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसको यदि हमको बचाना है, ठीक है, या फिर सोल्डरिंग से पहले इसको निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लक्स का, ठीक है। और ये फ्लक्स क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल कंपाउंड जो कि सोल्डरिंग के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं फ्लक्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? हम कब करते हैं? हम सोल्डर यूज करने से पहले ही हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। अब फंक्शन हम देख लेते हैं क्या है फ्लक्स के। तो फ्लक्स जो होती है वो ऑक्साइड की जो लेयर होगी हमारे मेटल के ऊपर, उसको निकालने का काम करती है, साथ में ही जो कोरोजन है, जंग लगना वगैरह की प्रोसेस है, उससे बचाती है हमारे मेटल को। उसके बाद में एक ये जो है जब हम फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं किसी भी धातु के ऊपर, तो ये एक लिक्विड कवर बना लेती है, एक ऐसी लेयर बना लेती है ताकि जो धातु है उसका और ऑक्सीकरण ना हो सके। मतलब जितना ऑक्सीकरण हो चुका है उतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में और ऑक्सीकरण ना हो सके, इससे तो भी बचाने का काम जो है वो फ्लक्स का ही है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है सोल्डर को जो है धातु के ऊपर, पेरेंट मेटल के ऊपर इजीली बहने में भी मदद करती है, ठीक है। और इजीली मदद कैसे करती है बहने में? क्योंकि ये जो धातु है उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम कर देती है, और ये जो है सोल्डर जो होता है वो इजीली जो भी पेरेंट मेटल है जिस पे भी हमको सोल्डरिंग करनी है उसके ऊपर आसानी से बहता है। और आसानी से बहने के कारण कैपिलरी रिएक्शन जो है, कैपिलरी एक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। इंग्लिश में जैसे कैपिलरी को केशिकत्व भी कहते हैं। अब फ्लक्स का हम सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं वो देख लेते हैं।
तो हमें कितने टेम्परेचर पे काम करना है वो उस पे ये देख लेते हैं हम कि सोल्डर का वर्किंग टेम्परेचर कितना है। फिर हमने कौन सी सोल्डरिंग प्रोसेस उपयोग की है, इसका ये भी डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स पे। उसके बाद में मटेरियल कौन से ज्वाइन किए जाने हैं उसका, ये सब चीजें जो है, ये सब क्राइटेरिया जो है वो फ्लक्स के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लक्स जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक या फिर कोरोसिव फ्लक्स। इनऑर्गेनिक मतलब कि कौन से अप्राकृतिक है ना, इंग्लिश में इनऑर्गेनिक यानी कि अप्राकृतिक हो गए, अप्राकृतिक या फिर जिसको कहते हैं कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है। या फिर इसी को हम कहते हैं एक्टिव फ्लक्स, यानी कि इनऑर्गेनिक यानी कि ये जो होंगे ये होंगे फुली केमिकल कंपाउंड। वैसे तो फ्लक्स पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड होता है, लेकिन ये मैन मेड होंगे। ये जो फ्लक्स होंगे ये प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होंगे। दूसरे प्रकार का जो फ्लक्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक फ्लक्स, जिसको हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स भी कहते हैं। और इसके बाद साथ में इन्हें पैसिव फ्लक्स भी कहा जाता है। तो क्या होते, कौन कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक फ्लक्स या फिर एक्टिव फ्लक्स किसे कहते हैं, ये जो है हम वो कल के क्लास में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए फिलर मेटल जो होते हैं, फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल से कैसा होना चाहिए। सोल्डरिंग के टाइम पे फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल से कैसा होना चाहिए। तो देखिए चाहे बात सोल्डरिंग की हो या चाहे बात हमारी वेल्डिंग की हो, ब्रेजिंग की हो, किसी भी कंडीशन में जो फिलर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे जोड़ में बहने लायक बनाना है। तो इसे बेस मेटल के टेम्परेचर से, मेल्टिंग पॉइंट से और थोड़ा कम ही होना चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन। ठीक है। अब सोल्डर का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो सोल्डर का जैसे मैंने बार बार बताया है कि हमेशा सोल्डर की रिक्वायरमेंट होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब जो स्पेल्टर होता है वो किसका किसका अलॉय होता है। ठीक है। तो स्पेल्टर हम यूज करते हैं ब्रेजिंग के लिए, और स्पेल्टर जो होंगे वो किस किस के अलॉय होते हैं, कॉपर और जिंक के अलॉय होते हैं। ब्रेजिंग में हम यूज करते हैं, या फिर हार्ड सोल्डरिंग जिसे कहते हैं उसमें हम यूज करते हैं स्पेल्टर अलॉय का। ठीक है। सोल्डरिंग अलॉय जो होते हैं उसमें क्या क्या मिला होता है। ठीक है। तो सोल्डरिंग अलॉय जो होते हैं वो किस किस का मिश्रण होते हैं, लेड और टिन का। जैसे अभी हमने बहुत सारे टाइप के सोल्डर की बात की थी, फाइन सोल्डर, कोर्स सोल्डर। तो सोल्डर जो होंगे उसमें लेड और टिन दो ही मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बाकी कुछ मात्रा दूसरी धातुओं की भी हो सकती है, लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो होंगे लेड और टिन। उसके बाद में सिम जॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सिम जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सिम जॉइंट के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सिम जॉइंट को हमको कई बार लीक प्रूफ बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने जैसे हम बात किया था कि हम फूड इंडस्ट्री में सिम जॉइंट बहुत यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमको उसको लीक प्रूफ बनाना है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि उसमें एयर या फिर वाटर लीक हो और उसके कारण हमारा जो खाना है वो खराब हो। तो वहां पे हमको लीक प्रूफ बनाने की जरूरत होती है, और वो लीक प्रूफ बनाने का जो काम होता है वो सोल्डरिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कि रिवेटिंग, वेल्डिंग और नट बोल्ट है। तो रिवेटिंग से हम कोई भी लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना सकते हैं, ना ही हम नट बोल्ट से बना सकते हैं। वेल्डिंग से हम लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं, लेकिन सिम जॉइंट जो होता है वो बहुत ही पतली प्लेटों पे किया जाता है, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ये बहुत ही पतली प्लेटों पे किया जाता है, इसीलिए जो है सिम जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए सोल्डरिंग उपयोग में आती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है, बाकी का कुछ पार्ट है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है। आपको कोई भी यदि डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अदरवाइज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।